Hello everyone, welcome to Unlock Science. Today I again welcome you back to the Gamma series. और जो आज का हमारा टॉपिक है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके नीट पर्सपेक्टिव से, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. तो इसमें पहला हम टॉपिक पढ़ेंगे कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है Q जो V वेलोसिटी से किसी फील्ड में मूव कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बीच में एंगल थीटा है. So the magnetic force exerted on this charged particle is Q V cross B. इसको हम कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स. इसका जो एक्सपेंशन होगा that is Q mod VB या B mod B sin थीटा. अब इसमें दो केस बनते हैं. अगर आपका थीटा आपका 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया जाएगा, तो मान लीजिए ये फील्ड लाइंस हैं, अगर चार्ज पार्टिकल आपका ऐसे प्रोजेक्ट किया है v स्पीड से, तो क्या होगा, जो उसकी ट्रेजेक्टरी होती है वो सर्कुलर होती है. अब जब सर्कल होगा उसका अपना एक रेडियस होगा. सो रेडियस ऑफ दिस ट्रेजेक्टरी इज mv अपॉन qb. सर्कल है तो पीरियोडिक मोशन है, टाइम पीरियड क्या होगा, इट विल बी 2 पाई m बाय qb. फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, दैट इज qb अपॉन 2 पाई m. अगर आप ध्यान से देखें, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो है इस चार्ज पार्टिकल की स्पीड से इंडिपेंडेंट है. सो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर इंडिपेंडेंट ऑफ दिस चार्ज्ड पार्टिकल्स वेलोसिटी. और इसी में आपका जो एक जनरल केस है कि अगर हमने चार्ज पार्टिकल किसी भी एंगल पे प्रोजेक्ट किया, थीटा एंगल पे, तो उस केस में जो आपका रेडियस होता है दैट इज mv sin थीटा बाय qb. जो ट्रेजेक्टरी होती है वो हेलिकल या स्पाइरल बनती है आपकी. टाइम पीरियड रिमेन्स द सेम 2 पाई m बाय qb. फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम qb बाय 2 पाई m. फिर एक होता है पिच, द लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वन टाइम पीरियड, जिसको हम कहते हैं पिच. पिच की वैल्यू जो होती है दैट इज 2 पाई m v cos थीटा बाय qb. क्योंकि हमने v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे. v cos थीटा इसको आगे ले जाएगा, मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट देगा, और जो v sin थीटा वाला कंपोनेंट है वो इसको सर्कुलर शेप देगा. तो ओवरऑल ये हेलिकल पाथ बनता हुआ जाएगा आपका ये. तो ये तो बात हो गई चार्ज पार्टिकल की. ऐसे ही अगर आपका एक नेक्स्ट है आपका करंट कैरिंग कंडक्टर अगर है और वो फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर फोर्स कितना रहेगा. सपोज दिस इज योर करंट कैरिंग कंडक्टर. इसमें मान लो करंट ये जा रहा है I वैल्यू का, और स्पेस में फील्ड लाइंस कुछ इस प्लेन के अंदर जा रही हैं. सो द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस करंट कैरिंग कंडक्टर इज I L cross B. What is L? L is direction of current या length vector. So force is I L cross B. It is a force acting on a current carrying conductor placed inside a uniform magnetic field. फिर इसी बिहाफ पे अगर आपके दो करंट कैरिंग वायर्स हैं, ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर हैं, इसमें मान लो I1 है, इसमें I2 है, तो दे विल बोथ अट्रैक्ट ईच अदर. तो इनका जो मैग्नीट्यूड होता है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, दैट इज म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई R. R क्या है, इनकी बीच की दूरी है, L जो है इन दोनों सेगमेंट का लेंथ है आपका ये. तो इसको नोट कर लीजिएगा. अगर यही करंट एंटी पैरेलल होंगे तो फोर्सेस आपकी रिपल्सिव बन जाती हैं. So when currents are parallel, forces are attractive in nature, and when currents are anti-parallel, forces are repulsive in nature. बाकी जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैसे ही आपका एक टर्म होता है मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक. जैसे डाइपोल मोमेंट था, वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की एक बात होती है. तो अगर मान लीजिए ये भी कोई कॉइल है, n नंबर ऑफ टर्न्स की, इसमें I करंट फ्लो कर रहा है, इसका कुछ एरिया A है.
So magnetic moment is defined as n I mod of A. This is your magnetic moment. तो अगर आपका जैसे मान लीजिए कोई लूप रखा है, ये लूप है आपका, इस लूप में कुछ करंट आई करके फ्लो कर रहा है और फील्ड लाइंस कुछ इस तरफ जा रही हैं. सो द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस करंट कैरिंग कॉइल इज m क्रॉस b. तो m का वैल्यू क्या है? n I विल बी a क्रॉस b. तो मॉड ऑफ टाउ क्या आ जाएगा? मॉड m मॉड b साइन थीटा. फिर भाई जब थीटा 0 डिग्री होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, थीटा 180 होगा तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे आपका टॉर्क सबसे मैक्सिमम लगेगा. आपका मॉड m इंटू मॉड b करके आपका टॉर्क का वैल्यू ऐड करेगा. ये तो हमारी टॉर्क की बात हुई थी. और इसी में ही अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस m डॉट बी. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में माइनस p डॉट e था, यहाँ पे माइनस m डॉट b होगा, या इन जनरल केस इट विल बी mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2. ये एक जनरलाइज फॉर्मूला हो गया. बाकी जैसा आपको एंगल क्वेश्चन में दिया रहेगा, इनिशियल एंगल 1 है, फाइनल एंगल 2 है, वैसे पुट करके आप इसको सॉल्व करके यू विल बी एबल टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन योर करंट कैरिंग कॉइल और कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अब आइए बात करते हैं बायट-सैवर्ट लॉ की. तो बायट-सैवर्ट लॉ क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई करंट कैरिंग वायर जा रहा है और ये छोटा सा करंट एलिमेंट I dl ये जा रहा है, ये डायरेक्शन है. हमें इस पॉइंट P पे फील्ड निकालना है. तो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया, ये R वेक्टर है, इसके बीच में एंगल थीटा है. तो जो पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस R अपॉन मॉड R का क्यूब. दिस विल बी योर बायट-सैवर्ट लॉ which is used to find the strength of magnetic field at any given point P in the space due to a current carrying wire. तो IDL क्या है? current element vector है. R क्या है? position vector of point P from that current element of that wire है. तो this is your बायट-सैवर्ट law. अब इसके हम applications discuss करते हैं. तो बायट-सैवर्ट के application में एक straight wire है, एक circular wire है, एक solenoid है. तो पहला आपका है finite स्ट्रेट वायर. ये स्ट्रेट वायर है, मुझे इस पॉइंट P पे फील्ड निकालना है. सपोज ये एंगल कुछ अल्फा 1 है, ये एंगल कुछ अल्फा 2 है, करंट I जा रहा है. तो फील्ड एट पॉइंट P जो होगा दैट विल बी म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2 करके होगा. R क्या है? R ये दूरी है आपकी. और इसी में ही आपका अगर ये इन्फिनाइट वायर कर दोगे आप, तो इन्फिनाइट में अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू 90 हो जाएगा. तब उस केस में आपका जो फील्ड एट पॉइंट P होगा दैट विल बी म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R बन जाएगा. सो दिस इज फॉर फाइनाइट लेंथ वायर, दिस इज फॉर इन्फिनाइट लेंथ वायर दैट इज म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R. तो ये तो बात हुई स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की. अगर हम सर्कल की बात करें तो मान लीजिए सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है. तो इसमें कुछ करंट इस तरह फ्लो कर रहा है I, और इसका मान लीजिए ये रेडियस कुछ R करके है. सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P will be equal to mu naught I upon 2 R. ये एक टर्न का है. There can be n number of turns in this coil, that is mu naught I upon 2 R into n. अब हम निकालते हैं, मान लीजिए कोई एक्सियल पॉइंट यहाँ पे है, मुझे यहाँ पे फील्ड निकालना है. तो यहाँ पे जो फील्ड आपकी आएगी वाली पॉइंट Q है. सो BQ पे फील्ड होगी म्यू नॉट I इंटू R स्क्वायर. मान लीजिए दूरी x है ये,
अपॉन 2r² प्लस x² की पावर 3/2 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स. दिस इज फॉर एक्सियल पॉइंट. तो ये एक एक्सियल पॉइंट के लिए फील्ड है. दिस इज एट द सेंटर. तो ये दो आपके इंपॉर्टेंट केसेस हैं. टू फाइंड द फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ये फॉर्मूला है. टू फाइंड द फील्ड एट सेंटर ऑफ द कॉइल आपका ये फॉर्मूला है. इससे अगर आपको सेंटर निकालना है तो उसमें x को 0 पुट कर दिए, आपको वापस ये मिल जाएगा आपको. तो वो जनरलाइज फॉर्मूला उसी को याद रखिएगा, उससे आप इसको निकाल सकते हैं आप. तो दो फॉर्मूला याद करने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं एग्जामिनेशन के लिए. थर्ड आपका है सोलेनॉइड. तो सोलेनॉइड कुछ इस तरह का होता है आपका ये. तो फील्ड लाइंस जो होती हैं कुछ इस तरह जाती हैं इसके अंदर से, ये करके फील्ड लाइंस होती हैं ये. सो इनसाइड द सोलेनॉइड फील्ड का वैल्यू जो होता है दैट इज म्यू एन आई. व्हाट इज स्मॉल एन? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. एंड आउटसाइड द सोलेनॉइड द फील्ड इज, उसको बीपी मान लेते हैं, दैट इज म्यू नॉट एन आई बाय 2 होता है. इसी को अगर मैं जोड़ दूं मैं सर्कल में तो यू विल गेट अ टोरॉइड. मतलब कॉइलिंग कुछ इस तरह होगी. तो यहां भी फील्ड का वैल्यू जो होगा दैट इज म्यू नॉट एन आई, बट स्मॉल एन का वैल्यू यहाँ पे जो होगा दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. सर्कल में लेंथ आपका सर्कमफ्रेंस के बराबर बन जाएगा. तो आर यहाँ पे रेडियस ऑफ टोरॉइड होगा आपका. अब बात करते हैं एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ की. तो ये गॉस लॉ जैसा ही होता है. तो ये बोलता है साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट dl is equal to mu naught times I enclosed. तो इसमें वही करना होता था हमने गॉस लॉ में किया था. आपके कई सारे करंट कैरिंग वायर दिए होंगे, एक सरफेस मानना होगा, उसको हम कहेंगे एम्पीरियल लूप. जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे करंट I1 है, यहाँ करंट I2 है, यहाँ करंट I3 है. तो मैंने ये क्या माना, एक ये लिया एम्पीरियन लूप लिया. तो इसमें करंट क्रॉस मतलब करंट इसके अंदर जा रहा है आपका I1 I2. तो जो भी लूप में इंक्लोज होगा आप वही करंट लोगे. मतलब यहाँ पे हम I3 को कंसीडर नहीं करेंगे. अगर हम लूप बढ़ा लें, I3 को लूप के अंदर ले लें तो हम I3 भी अकाउंट में ले लेंगे अपना. सो टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड बाय एम्पीयर सर्किट लॉ यू हैव टू अज्यूम एम्पीरियन लूप. उसके बाद क्या करोगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स enclosed current in the amperian loop होगा आपका. फिर लास्ट में एक टर्म आपका है वेलोसिटी सेलेक्टर करके. तो मान लीजिए कि रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ये जा रही है. फील्ड लाइंस मान लीजिए स्पेस में इस प्लेन के अंदर जा रहे हैं और एक चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरह फॉल कर रहा है स्पीड v से. Now if charged particle goes undeflected, what happens? जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा that will be same as your magnetic force. तो आपका जो नेट फोर्स है F नेट होगा वो 0 होगा. तो जब इसको सॉल्व करोगे Q of mod E is equal to Q VB. तो V की वैल्यू क्या आएगी, mod E upon mod B. तो जो चार्ज पार्टिकल इस स्पीड से इस स्पेस में एंटर करेंगे उनमें कोई भी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड है वही आपके मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा. तो ऐसे को बोलते हैं हम वेलोसिटी सेलेक्टर. कुछ स्पेसिफिक वेलोसिटी थी जिसके चार्ज पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए इस स्पेस को क्रॉस कर जाएंगे आपके. और एक लास्ट इसमें टॉपिक बचता है कि मान लें ये कोई न्यूक्लियस है और इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है v स्पीड से और ये रेडियस इसका r है, ऑर्बिट इसका. तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है इसका फॉर्मूला होता है EVR अपॉन 2. एंड इन दिस केस mod m अपॉन mod l की वैल्यू आती है E अपॉन 2m. व्हाट इज mod l? Mod l is
angular momentum. So for any given charge system rotating about any nucleus, the ratio of its magnetic moment and its angular momentum is always a constant value. E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, कोई और चार्ज होगा वहां पे आप उसके चार्ज से रिप्लेस कर दोगे, m उस चार्ज पार्टिकल का मास है, तो ये ऑब्वियस बात है कि कांस्टेंट वैल्यू होगी. So friends, this was all about the chapter of magnetism which dealt about magnetic effect of current, and I hope हम आपको ये लेक्चर डिलीवर कर पाए होंगे अच्छे से. In case if you have any comments or if you have any suggestions, please do write in that the comment section ताकि हम आप और इम्प्रूव कर सकें. बाकी आप हमें प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. To get the latest notifications, please do hit the bell icon. और last week from team Unlock Science and team Gamma, we wish you all the very best for the upcoming NEET examination. I hope कि आप अच्छे से अच्छा करेंगे, and please to select questions which you are very confident about. उसको पहले अप्रोच करिएगा, उसको सॉल्व करिएगा ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो पेपर के अंदर. सो मैं फिर से आपको एक बेस्ट ऑफ विश देना चाहता हूँ कि you excel very well in your examination and you get a very good rank in the NEET paper. And for detailed notes, you can visit our website www.unlockscience.in. Friends, thank you very much.